तो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि क्लोनिंग वेक्टर्स में एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, दूसरे ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट होती है। ये साइट वो पॉइंट है जहाँ पे कोई भी एलियन डीएनए ऐड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है और किसी एलियन को ऐड किया जा सकता है, ऐसे साइट को हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो जनरली जो प्लाज्मिड होता है उसमें एक या दो उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं या कह सकते हैं रिकॉग्निशन साइट होते हैं, और उस प्लेस पर ही हम लोग किसी भी एलियन डीएनए को जोड़ सकते हैं। पूरे प्लाज्मिड में बहुत ज़्यादा इसमें रिकॉग्निशन साइट नहीं होते। उससे होगा क्या कि अगर बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट पे एलियन डीएनए अटैच होंगे, जिससे कि फिर रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसमें समस्या आ सकती है। तो इसीलिए इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, और ये जो पॉइंट होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है। ऐसे जीन जो कि रेजिस्टेंस शो करते हैं किसी एंटीबायोटिक के लिए, उसी के बीच में रिकॉग्निशन साइट होते हैं। जैसे आप एक प्लाज्मिड यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है और इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए यहाँ पर है। तो इन्हीं के बीच में वो रिकॉग्निशन साइट होती है जहाँ पर हम लोग किसी एलियन डीएनए को जोड़ सकते हैं। तो सबसे आप ये समझ गए होंगे, रिकॉग्निशन साइट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, सेलेक्टिव होती हैं, और ये जनरली कहाँ होती हैं, उन जीन्स पर होती हैं जो कि किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए मौजूद होती हैं प्लाज्मिड के ऊपर, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, या और कोई और हो सकता है। तो अब हम लोग को अगर ये देखना है कि कोई भी प्लाज्मिड है उसके अंदर रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे, अलग करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करेंगे। जिस प्लाज्मिड में रिकम्बिनेशन हो चुका है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसमें नहीं हुआ है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी को समझते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि जो इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, इन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के ऊपर होगा या इन्हीं के बीच में होगा। तो जब भी कोई एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस क्या होगा, जब भी कोई इसमें एलियन डीएनए ऐड होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एक एलियन डीएनए ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, जो ये टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस है, जो ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस शो कर रहा है, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। या फिर एम्पिसिलिन वाले जीन के बीच में हम ऐड कर देते हैं कोई, तो क्या होगा, एम्पिसिलिन के लिए वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि ये एम्पिसिलिन का अब जो जीन है जो कि रेजिस्टेंस शो कर रहा था वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसी को बोलते हैं, कि किसी भी रेजिस्टेंट जीन में अगर कोई एलियन डीएनए इंसर्ट हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इनएक्टिवेशन होता है। अब हम लोग इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, या कह सकते हैं रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से। इसको हम लोग एक मीडियम लेंगे जिसमें कि एक मीडियम होगा जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन होगा, और एक मीडियम लेंगे जिसमें कि एम्पिसिलिन होगा। तो अगर टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पर रिकम्बिनेशन हुआ है तो ये जो बैक्टीरिया होगा या प्लाज्मिड होगा उस टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इंसर्शन हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन शो नहीं करेगा, यानी जिस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन होगा उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस टेट्रासाइक्लिन वाले साइट जिसमें कि इंसर्शन हुआ है, अगर हम एम्पिसिलिन में डालें तो वहाँ पे एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन वाले जीन में कोई भी इंसर्शन नहीं हुआ है, यानी ये एक्टिव फॉर्म में है अभी भी। तो ये जो प्लाज्मिड है या ये जो बैक्टीरिया होगा वो एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं शो करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, बीच में से कट हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, एक यहाँ दूसरा चीज़ आके घुस गया है। तो उसकी वजह से ये पूरी जो प्रोसीजर है वो इसकी बंद हो जाएगी। ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक कोड सीक्वेंस होता है, अगर उस कोड सीक्वेंस में कहीं भी ब्रेक होगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, एंजाइम्स नहीं होंगे, तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि फिर वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेजिस्टेंस इसका लॉस हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे एंजाइम सिंथेसिस होनी थी, जो ट्रांसक्रिप्शन होना था, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा।
और इस साइड पे अगर होगा तो यहाँ भी वही चीज़ होगी। तो इस तरह से हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की हेल्प से रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू एलियन डीएनए या ऑफ एलियन डीएनए। तो हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना इजीली हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक तरीका और है कि अगर हम एक ऐसा मीडियम मिले जिसमें एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हो, और ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से अपना कलर प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम ऐसे जीन में जो कि बीटा गैलेक्टोसाइड को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने लाइकोपेरान में भी देखा था, अगर उसमें कोई इंसर्शन हो जाए तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होगा वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं मिलेगा। उस एंजाइम के हेल्प से वो ही कलर प्रोड्यूस करता था। तो हम ये देखेंगे कि कलर प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हम ये मालूम कर लेंगे कि हाँ इसमें रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का मतलब अगर रिकम्बिनेशन हुआ है तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर रिकम्बिनेंट नहीं हुआ है, रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो वो जैसे कलर प्रोड्यूस करता था, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम का प्रोडक्शन होता था और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करता था, वो करता रहेगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ये कलर प्रोड्यूसिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस कर रहा है, अब इसी के बीच में कोई कट लग जाए, कोई एलियन डीएनए आ जाए, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो वो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को नहीं बनाएगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम नहीं बनेगा तो फिर वो क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट है वो प्रॉपर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कलर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से या मतलब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है।